नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आपको खुशी की कहानियों में खुशी की कहानियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और काफ़ी व्यक्ति मुझसे नए जुड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से यानी कि खुशी की कहानियों से तुरंत जुड़ पाएँ। आपको कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कहानियों को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लाइक के ज़रिए। शेयर करें अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। तो आज की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है एक व्यक्ति जो कि बहुत डरपोक था, बहुत ही ज़्यादा। और कहते हैं कि कभी-कभी इंसान के मुंह में सरस्वती माँ स्वयं विराजमान होती है उसकी जिह्वा में, और वह जो कहता है वह तुरंत हो भी जाता है। और ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति के साथ हुआ। वह व्यक्ति बहुत ही डरपोक था। डरपोक होने के साथ साथ वह बहुत मुंहफट था, कुछ भी बोल देता था और बहुत डींगे मारता था। अब डींगे मारने वाला व्यक्ति क्या डरपोक नहीं होगा, यह तो नहीं कह सकते, परंतु जैसा कि इस कहानी में जिसके प्रति हमारी ये कहानी है, वह व्यक्ति काफ़ी डरपोक होता है। तो बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी में क्या होता है और मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमारी जिह्वा में कभी कभी सरस्वती माँ स्वयं विराजमान होती है और वह तकदीर की लिखी हुई एक लेखनी बन जाती है जब वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव में बजरंगी नाम का हट्टा कट्ठा मोटा तकड़ा एक व्यक्ति था। बजरंगी यानी कि स्वयं हनुमान का नाम उसकी माँ ने उसका रखा था। परंतु बजरंगी बहुत डरपोक था, यहाँ तक कि वो चींटियों से भी डरता था। वह चींटियों को भी कभी नहीं मारता था। वह सोचता कि अगर मैं चींटियों पर हाथ लगाऊंगा तो कहीं ये मुझे काट न दे और इनके डंक से मैं बीमार न पड़ जाऊं। और वह बहुत ही ज़्यादा डींगे मारा करता था। एक दिन वह घर आया और उसकी माँ उससे कहने लगी, बजरंगी, तेरा नाम मैंने हनुमान जी के नाम पर रखा था, क्योंकि हनुमान जी जैसे बजरंग के जैसे बाण के जैसे किसी भी चीज़ से लड़ जाते थे। तुम भी एक दिन हनुमान के जैसे सभी अपने नुकसान करने वालों को मार गिराओगे। मैंने भी ऐसे ही सोचकर तुम्हारा नाम बजरंगी रखा था, परंतु तुम तो उसके तुरंत विपरीत हो। और यह कहकर वह चुप हो जाती है। तभी बजरंगी कहता है, अरे माँ, तुम भी क्या पुरानी बातें उठाकर बैठ गई। मैंने कहा कि एक न एक दिन मुझे भी राजमहल में नौकरी मिलेगी और राजा और बाकी राज्य में सिर्फ मेरी ही चर्चाएं होंगी, पता है। और एक न एक दिन वह राजा अपने राजकुमारी से मेरी शादी करेंगे और उसके पश्चात तुम्हारी जो बहू होगी वह राजकुमारी होगी। और तुम भी क्या सिर उठा के सारे गांव में ढिंढोरा पीट सकती हो कि तुम्हारी बहू राजकुमारी है, यानी कि राजा की बेटी है। यह कहकर वह डींगे मारने लगा। तभी उसकी माँ उसे कहती है, चुप हो जा, कितना बोलता है, कितना बोलता है, 24 घंटे बस डींगे मारता रहता है। इससे बढ़िया कुछ काम धंधा ढूंढ ले अपने लिए।
और उसे डांट डपट कर कहती है कि कोई काम कर ले ढंग का, जा कहीं दूर जाके अपने लिए कुछ अच्छी सी नौकरी ढूंढ। यह सुनकर बजरंगी दबे पांव वहां से चला जाता है, परंतु उसको जरा भी अफसोस नहीं होता कि उसकी माँ ने अभी अभी उसको फटकार लगाई थी डींगे मारने के लिए। चलते चलते बजरंगी दूसरे गांव में पहुंच जाता है। दूसरे गांव में जाते ही उसे एक व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति बैठा होता है और वह कुछ सोच रहा होता है। तभी बजरंगी वहां पर जाता है और बजरंगी को देखकर वह व्यक्ति कहता है, कहाँ से हो भाई? तुम तो इस गांव के नहीं लग रहे, कहाँ से आए हो? तभी बजरंगी कहता है, भाई मैं पड़ोस के गांव से हूँ और काम की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, भटक रहा हूँ। वो मेरी अम्मा ने कहा है कि कोई काम कर ले, इसलिए मैं काम की तलाश में इस गांव में आ गया हूँ। फिर वह व्यक्ति कहता है, अच्छा तुम्हें काम चाहिए, क्यों ना तुम मेरे खेत में कोई काम कर लो। मेरे खेतों में काम के लिए एक मजदूर की ज़रूरत है। तभी बजरंगी कहता है, क्या भाई तुम मुझे ऐसा काम क्यों बता रहे हो? खेती बाड़ी, क्या मैं इस काम के लिए हूँ? तुम्हें पता भी है राजमहल में मेरे नाम के चर्चे हो रहे होंगे और कुछ ही वक्त के बाद राजकुमारी मेरी पत्नी बनने वाली है, यानी कि उनका विवाह स्वयं राजा मुझसे करवाने वाला है। मैंने इतने बड़े बड़े काम जो किए हैं। तभी वह व्यक्ति हैरान होकर आश्चर्यजनक नजरों से उसे देखता है और पूछने का प्रयास करता है, जरा मुझे तो बताओ भाई, ऐसा तुमने क्या बड़ा काम किया है जिसके चलते राजा जी अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहेंगे? तभी बजरंगी सोचने लगता है, अब तो डींगे मारने का वक्त आ गया, क्यों ना इसे अपने शब्दों के माया जाल में फांसूं, ताकि ये अपने खेतों का काम मुझे ना सौंपे, क्योंकि मैं इतना छोटा छोटा काम नहीं करूँगा। मैं बहुत बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। यह सोचकर वह जब तक कुछ कहने वाला था, तभी तक वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन सब की बातें सुनने के लिए। तो तभी बजरंगी कहता है, देखो भाइयों, मैं अपने ज़्यादा किस्से तो नहीं सुनाऊंगा, परंतु एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार हमारे गांव में एक भयंकर शेर ने हमला कर दिया और हमला करते ही वह जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को, जैसे गाय के बछड़े को, बकरी के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले जाने लगा जंगल में और मार मार कर खाने लगा। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे ही वह बकरी का एक बच्चा अपने मुंह में दबाकर जंगल की तरफ गया, मैं भी दौड़कर उसके पीछे चला गया और पीछे जाकर मैंने भी उसको जो पकड़ा और एक ही वार में चित कर दिया। ऐसा पटका कि वह फिर खड़ा नहीं उठ पाया। ऐसा कहकर जब तक बजरंगी यह सब कह रहा था, तभी वहां से राजा का एक सिपाही चल रहा होता है। अब राजा ने काफ़ी सारे गुप्तचर गांव में भेजे होते हैं, पर गांव वालों को पता नहीं होता। वही गुप्तचर यानी कि वही सिपाही यह सब सुन रहा होता है और वह कहता है अपने मन ही मन में, वाह कितना बड़ा बहादुर व्यक्ति है ये, आज तलक कहाँ था,
जिसने शेर को ही पछाड़ दिया। जंगल का राजा शेर जिसने उसको पछाड़ दिया, ऐसा व्यक्ति तो हमारे राजा जी को पता नहीं है। ये तो हमारे राजमहल में काम करने योग्य है और हमारी सेना में भर्ती होने योग्य है। तभी वह दौड़ कर जाता है और राजमहल में राजा जी के पास राजा जी को कहता है, महाराज आपकी जय हो, आपके लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ महाराज। तभी राजा जी कहते हैं, बताओ क्या समाचार लेके आए हो गुप्तचर। तभी सिपाही कहता है, महाराज आज मुझे उस गांव में एक व्यक्ति मिला जिसने कि बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। वह व्यक्ति काफ़ी बलवान लगता है, हष्ट पुष्ट और खूब तंदुरुस्त व्यक्ति है। वो कह रहा था उसने एक ही पटकनी में शेर को पछाड़ दिया और शेर चित हो गया। तभी राजा ने उसकी बातें सुनकर उससे कहा कि जाओ अन्य सिपाहियों को अपने साथ लेके जाओ और उस व्यक्ति को राजमहल में पेश किया जाए, राजमहल में लेके आया जाए ससम्मान। और ऐसा कहते ही झट से सैनिक वहां से निकले, फट से बजरंगी के पास पहुंच गए। डींगे मारने वाला बजरंगी बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत परेशान हो गया कि राजा के सिपाही मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी बजरंगी को ढूंढते ढूंढते वह बोलते हैं, बजरंगी तुम्हारा नाम है। बजरंगी कहता है, जी हुकुम, मेरा ही नाम बजरंगी है। फिर वह सोचने लगता है, मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया है कि राजा जी के सिपाही मुझे लेने आए हैं। सिपाही कहते हैं, चलो तुम्हें राजा जी ने याद किया है, तुम्हें राजमहल में बुलाया गया है। बजरंगी डरते हुए कांपते हुए, तिनके जैसे कांपते हुए वह राजमहल तो पहुंच जाता है। अब राजा जी से कहे क्या। राजा जी के सामने पहुंचते ही वह कहता है, आपकी जय हो महाराज। तभी राजा जी कहते हैं, हाँ वही बजरंगी, मैंने सुना है कि तुमने एक ही पटकने में शेर को चित कर दिया और भी तुम्हारे बड़े बड़े किस्से सुने हैं। आज तलक कहाँ थे तुम? तुम्हें तो राजमहल में होना चाहिए। जाओ आज से तुम कोई अन्य कार्य नहीं करोगे, आज से तुम इस राजमहल के एक सिपाही, एक मंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाते हो। जाओ अपने घर जाओ और कल से वक्त से राजमहल में पेश हो जाना। यह कहकर राजा बजरंगी को कह देता है। बजरंगी वहाँ से अपने घर को चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। बजरंगी की बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ डींगे ही मारते हो। आज तुम्हारा यह कारनामा देखकर मैं तो हक्की बक्की रह गई। आज तुम्हें सच में जो तुमने कहा था कि राजमहल में नौकरी मिलेगी, तो आज तुम्हें सच में राजमहल में काम मिल गया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तभी बजरंगी कहता है, नहीं नहीं माँ, वो दिन भी ज़रूर आएगा कि जब तुम राजकुमारी को अपने घर की दुल्हन बनी देखोगी और सारे गांव में बताओगी कि तुम्हारा बजरंगी डींगे नहीं मारा करता था, वह भी बहुत तेज़ दिमाग का है और बहुत काबिल है। यह कहकर फिर से बजरंगी अपने नाम के चर्चे अपनी माँ के सामने करने लगता है। दूसरे दिन बजरंगी राजमहल में प्रवेश करता है। राजमहल में प्रवेश करने के पश्चात वह राजा जी के सामने बैठ जाता है। राजा जी भी बैठे होते हैं।
तभी वहाँ पर राजवैद्य, जो कि एक राज्य का राजा का अपना जो वैद्य होता है, वह वहाँ पर आता है और कहता है, राजा जी, राजकुमारी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, वह तनाव मुक्त होना ही नहीं चाहती। हमने बहुत ज़्यादा उन्हें तनाव मुक्त करने का पूर्ण प्रयास कर लिया, पूर्ण कोशिशें कर ली, हकीम वैद्य जो कुछ बुलाना था सब कर दिया, परंतु आज तक राजकुमारी के कंठ से एक भी शब्द नहीं फूटा। वह अभी तक उसी तनाव में, उसी सदमे में है। यह सुनकर राजा जी चिंतित हो जाते हैं। राजा जी कहते हैं, हम भी बहुत परेशान हैं, हमने भी सभी कर्म कर लिए और अब हम भी थक चुके हैं। अब हमारे इस राजमहल में एक नए मंत्री हमारे साथ में प्रवेश हुए हैं, देखते हैं ये कितने काबिल हैं। बजरंगी, कल का दिन तुम राजकुमारी के साथ व्यतीत करोगे। हम देखना चाहते हैं तुम कितने काबिल हो, कितने बुद्धिमान हो। तभी बजरंगी, जी महाराज, मैं, ऐसा कहकर वह कहता है, राजा जी, जी हाँ आप। और फिर सभा समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन सारा दिन बजरंगी बकड़ 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 करता रहता है, राजकुमारी को सैर पर लेके जाता है और उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है। मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, बच्चे बच्चे के नाम पर मुंह पर मेरा ही नाम है, हमारे गांव में तो ये हुआ था, वो हुआ था, अटर सटर बहुत सारा कुछ बोलता रहता है। परंतु राजकुमारी कुछ भी नहीं कहती, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर उसके पश्चात वह दूसरे दिन फिर महल में प्रवेश होते हैं। राजकुमारी को भी राज दरबार में खड़ा कर रखा होता है, बिठा रखा होता है। तभी बजरंगी को राजा जी कहते हैं, जी बजरंगी जी, कल आपने राजकुमारी को क्या क्या कहा और राजकुमारी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की? तभी बजरंगी कहने लगा, जी महाराज, कल मैंने अपने बहादुरी के बहुत किस्से राजकुमारी को सुनाई और राजकुमारी भी ठहाके मार मार कर बहुत हंसी और मेरी बहादुरी के किस्से सुनकर राजकुमारी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई और अब वे चाहती हैं कि वे मुझसे ही विवाह करें। यह कहते ही राजकुमारी के मुंह से बहुत ज़्यादा हंसी फूट पड़ी और वह ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दी। उसके बाद वह कहने लगी, अरे चुप करो, कितना बकवास करते हो, कितना बोलते हो। कल का सारा दिन तुमने बकड़ बकड़ करी है, सारा दिन तुम बोलते रहे और मैं सुनती रही। और क्या तुम इस दुनिया के अंतिम व्यक्ति हो जो मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमसे विवाह करूंगी, जो कि अपने ही नाम का ढिंढोरा पीटते रहते हो, करते धरते कुछ नहीं और ढिंढोरा पीटते हो 100 गुना। यह कहकर वह चुप हो गई। तभी बजरंगी कहने लगा, देखा महाराज, मेरे एक छोटे से झूठ ने राजकुमारी की शब्द वापस ले आया, राजकुमारी की जो वाणी थी उसको वापस ले आया। आपके बड़े बड़े नीम हकीम कुछ नहीं कर सके, वैद्यशाला कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मेरे एक छोटे से झूठ ने, छोटे से मजाक ने राजकुमारी की शब्द, राजकुमारी की बोली को, वाणी को
वापस लाया है। यह कहते ही सब ने राजकुमारी को देखा और फिर बजरंगी के लिए तालियां बजाई, बजरंगी की जय जयकार की। और राजा ने भी कहा, बहुत ही खूब बजरंगी, बहुत ही खूब, आज तो मैंने तुम्हारी काबिलियत देख भी ली, बहुत बेहतर। और फिर थोड़ी ही देर बाद राजमहल में एक सिपाही प्रवेश कर जाता है। वह कहता है, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया, पड़ोसी देश ने हमारे देश पर हमला कर दिया और अभी तक हमारी पूरी सेना एकत्रित भी नहीं है, कैसे हम उनसे लड़ पाएंगे। तभी राजा जी कहते हैं, अब हमारी सेना में बजरंगी जैसे वीर योद्धा हैं, तो हमें पूर्ण सेना की क्या आवश्यकता है। बजरंगी जो शेर जैसे महाबली जंगल के राजा को हरा सकता है, वह तो किसी भी राज्य से लड़ सकता है, किसी भी देश से लड़ सकता है। इस पड़ोसी देश के हमले को हमारे बजरंगी नेतृत्व करेंगे और इस लड़ाई को वही आरंभ करेंगे और ख़त्म करेंगे। यह सब कहते हुए बजरंगी को कहा जाता है कि यह सेना का नेतृत्व तुम करोगे। तभी बजरंगी बचने के लिए कहता है, महाराज, कभी भी लड़ाई उचित नहीं होती, लड़ाई से हर काम बिगड़ा करते हैं, कोई भी काम आज तक लड़ाई करके सुधरा नहीं है। तभी राजा कहते हैं, तुम्हारा कहना तो सही है, परंतु यह भी उचित नहीं कि हम पड़ोसी देश के आक्रमण को ऐसे ही टाल दें। यह कहते हुए बजरंगी को कहा जाता है और एक हाथी में सुशोभित किया जाता है, बैठाया जाता है उसे। अब बजरंगी हाथी में सवार होकर आगे आगे सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। तभी पड़ोसी देश के बाकी सभी सैनिक भी बढ़ते हैं। पड़ोसी देश के सेनापति भी आगे आगे घोड़े पर चल रहे थे। तभी बजरंगी कहता है, मेरे लिए एक हनुमान का मुकुट और मुखौटा और एक गधा लेके आओ। तभी तुरंत सेना का एक सिपाही जाकर यही करता है, एक मुखौटा और मुकुट और हाथ में गधा थमा देता है बजरंगी के। बजरंगी भी अच्छे से हाथी के ऊपर बैठकर चल रहा होता है। तभी सामने की जो सेना थी वह आपस में बात कर रहे होते हैं। सेनापति कहता है, यह कौन है भाई? यह तो पहले कभी भी राजा के साथ देखा नहीं गया। तभी दूसरी सेना का एक सिपाही कहता है, यह बजरंगी है। तभी सेनापति कहता है, बजरंगी यानी कि स्वयं हनुमान, कहीं ये सत्य में हनुमान जी तो नहीं? और यह कहकर जब तक वह बजरंगी से नज़र हटाते हैं तो बजरंगी इस वक्त का सदुपयोग कर अपना गधा सीधे सेनापति के सिर पर फेंकता है और एक ही वार से सेनापति धराशायी हो जाता है। वह सीधे जमीन पर गिरता है और चित हो जाता है। यह सब देखकर सामने की जो सेना थी वह भयभीत हो जाती है बजरंगी की सेना को देखकर और बजरंगी को देखकर। सभी सिपाही वहां से भाग पड़ते हैं। सेनापति को बजरंगी ने एक ही वार में चित कर दिया। सेनापति को बजरंगी ने एक ही वार में चित कर दिया, यह कहकर सभी भाग पड़ते हैं। और दूसरी तरफ सिपाही सेनापति
बजरंगी को अपने कंधे पर उठाकर अपने राज दरबार में पेश करते हैं और कहते हैं, बजरंगी की जय हो, बजरंगी की जय हो। एक ही वार में सबको चित कर दिया, एक ही वार में सभी सेना को भगा दिया, हरा दिया। यह कहते हुए बजरंगी को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वह अपनी राजकुमारी का हाथ कुमारी को बजरंगी के हाथ में दे देता है और उससे उसका विवाह करवा देते हैं। और यह होता है बजरंगी के शब्दों का, जो कि वह डींगे मार रहा था, उसका एक फल, और पहला फल कि उसे वह नौकरी मिलती है जो कि उसने सिर्फ परिकल्पना करी थी, सिर्फ डींगे मारी थी अपनी माँ के सामने, बाकी अन्य लोगों के सामने। तो मैंने जैसे कहा था, कभी कभी कंठ में सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, इसलिए कभी भी किसी को बिना मतलब के बुरा मत कहा करो। कभी भी किसी को बिना वजह कुछ भी अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कब आपके कंठ में सरस्वती माँ विराजमान हो यह आपको पता नहीं है। किसी को कभी भी बुरा मत कहें। देखते हैं आपको इस कहानी से अन्य क्या क्या सीख मिली। आप मुझे जो भी आपको शिक्षाप्रद सीख मिली है वह आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी।